हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टोटल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम आगे कहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में ही। जैसे कि हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे कि ये सब होता क्या है, और हमने एक टेबल भी पढ़ा था उसके अंदर। यह टेबल भी हमने देखा था एग्जाम्पल के रूप में, जिसके अंदर फिक्स फैक्टर था, वेरिएबल फैक्टर था, टोटल प्रोडक्ट था, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट था। फिक्स फैक्टर्स में यहाँ पर टेबल शो किया है, वो सेम टेबल है, जहाँ पर यहाँ पर जो फिक्स फैक्टर है प्रोडक्शन में वो क्या है, कांस्टेंट है, एक 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 एक। वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो है 10 24 40 50 56 57 57 और 52, और उसी से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था और एवरेज प्रोडक्ट निकाला था। लास्ट वीडियो में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला था। पहले वाले टोटल प्रोडक्ट को एज इट इज़ हमें लिखना है मार्जिनल प्रोडक्ट में, तो पहला वाला 10 ही आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट का। सेकेंड वाला मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, जब हम दूसरे टोटल प्रोडक्ट को पहले वाले टोटल प्रोडक्ट से माइनस कर दें, तो 24 माइनस 10 कितना होता है, 14। तीसरा वाला कैसे आएगा, जब 40 को हम 24 से माइनस कर दें, जो ये 40 है उसको हम 24 से माइनस कर दें तो हमारा 16 आ जाएगा। वैसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे, 50 को 40 से माइनस करेंगे तो 10। तो ऐसे करके हम सभी का मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या उसके बाद हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला था, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में वेरिएबल फैक्टर। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करना है वेरिएबल फैक्टर से, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो पहले वाला टोटल प्रोडक्ट क्या है, 10। 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 10 ही आएगा। दूसरा वाला क्या है, 24। 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 12। थर्ड वाला टोटल प्रोडक्ट कितना है, 40। 40 को 3 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 13.33। फिर उसके बाद 50 है टोटल प्रोडक्ट, उसको डिवाइड करना है 4 से तो आएगा 12.5। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट से। तो हमेशा हमें फॉर्मूला क्या निकालना है एवरेज प्रोडक्ट के लिए, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये टेबल हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं और इसी टेबल को मैंने अभी भी कंटिन्यू करा है। अब इसी टेबल से मैं रिलेशनशिप बताऊंगी एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में। तो सबसे पहला वाला रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। टिल द टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड इज इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। इसमें बोला गया है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव रहता है और इंक्रीजिंग रहता है, तब तक हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते जाता है इंक्रीजिंग रेट पे, वो बढ़ते जाता है बढ़ते क्रम पे। तो सब देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 10 था, फिर उसके बाद 14 हुआ, फिर उसके बाद 16 हुआ। तो ये 3 डिजिट तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, बढ़ रहा था और पॉजिटिव है। तो उस टाइम तक, तो मतलब है इसका, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा इंक्रीजिंग रेट पे। अब ऊपर तीनों डिफरेंस में देखो, 10 के बाद 24, मतलब कितना डिफरेंस है, 14 का। फिर उसके बाद 24 के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो 40 हो गया है, कितने का डिफरेंस, 16 का। तो जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा इंक्रीजिंग रेट पे। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज़ होने लग जाए, अब डिक्रीज़ कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 10 6 1, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होने लग जाए लेकिन पॉजिटिव हो, तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डिक्रीज़ होने लगा है, 16 के बाद 10, फिर उसके बाद 6,
फिर उसके बाद 1, तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज जो हो रहा है वो कैसे रेट पे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे, गिरते दर पे। इसका मतलब है आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट जो है ये 50, 56 और 57, यहाँ तक 3 लाइन तक, यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। 50 के बाद 56 हुआ, 56 के बाद 57, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो कितने हैं, वो बहुत कम है। अंतर जो है वो बहुत कम है। वो इंक्रीज तो हो रहा है, वो बढ़ तो रहा है, लेकिन इनमें बढ़ोतरी रेट जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, जिससे हम बोलते हैं इसे डिक्रीजिंग रेट पे वो बढ़ रहा है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो यहाँ पर हुआ है, उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है जो कि है 57। ठीक है, तो इसका मतलब यही था जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है तो उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट क्या है, एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, प्लस मैक्सिमम के साथ टोटल प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट भी हो जाएगा। ऊपर वाला डिजिट भी 57 है और जब ज़ीरो आया तब भी वो टोटल प्रोडक्ट 57 ही है। When marginal product become negative, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट क्या है, गिरने लगा, डिमिनिशिंग होने लगा। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट -5 हो गया तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट जो है वो 57 से 52 में आ गया, मतलब नीचे गिरने लगा। तो ये इनके बीच में ये रिलेशनशिप है जिसे हम समझ सकते हैं। इसको मैं एक बार और दोहरा रही हूँ। देखिए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव तो हमारा कहाँ तक है, 1 तक है, लेकिन पॉजिटिव के साथ वो इंक्रीज होते जाता है। तो इंक्रीज हमारा कहाँ तक है, 10 से 14, 14 से 16, बढ़ोतरी है इसमें। तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा, लेकिन कौन से रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा प्लस इंक्रीज भी होगा तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ते जाएगा। जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है गिरने लगा लेकिन पॉजिटिव है, तो गिरने कब से लगा मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ से 16 के बाद डायरेक्ट 10 हो गया, 10 के बाद 6 और 6 के बाद 1, ये 3 फिगर्स। तो उस टाइम पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, गिरने लगा, लेकिन पॉजिटिव है। तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। 40 के बाद 50 हुआ, 50 के बाद 56 और 57, ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इनमें जो मार्जिन है, इनमें जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है, कम रेट पे इनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो बढ़ते रहेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, कम दर पे बढ़ेगा। जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया है तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, पहली बात तो मतलब मैक्सिमम होगा, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है नेगेटिव हो जाए तो उस टाइम हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरने लग जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। आप देख सकते हैं जब -5 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आया तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, 57 से 52 पे आ गया, मतलब ये नीचे गिरने लगा। तो ये इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप थे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने पहले वाले में देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप थे, क्या संबंध थे, सीमांत और कुल उत्पादन में क्या संबंध थे। अब हम जो देखेंगे वो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में संबंध, मतलब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध है। तो सबसे पहला, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है तो उस टाइम तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग होते रहता है या वो बढ़ते रहता है। व्हेन
marginal product is equal to average product. Average product is at its maximum. जब हमारा marginal product इक्वल हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट के बराबर या सीमांत उत्पादन जो है वो औसत उत्पादन के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे जो हमारा औसत उत्पादन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वो उसकी जो वैल्यू निकलेगी, उसकी संख्या जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी. When marginal product is less than average product falls. जब हमारा marginal product जो है या सीमांत उत्पादन जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम है, तो उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट जो है वो गिरने लगता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आने लगती है. Marginal product may become zero or negative, but average product can never be zero or negative. Marginal product जो है, जो सीमांत उत्पादन जो है वो ज़ीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो औसत उत्पादन है या एवरेज प्रोडक्ट है वो कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता. तो हमने दो रिलेशनशिप पढ़े. सबसे पहला था मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच में, और ये वाला था जो कि था औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में, मतलब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप. तो इसके अंदर ये था कि जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अगर एपी से बड़ा होगा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी या एवरेज प्रोडक्ट, तब तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, राइज होते रहेगा. जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट जो है उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा. जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम रहे, तो उस टाइम हमारा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा, उसकी वैल्यू जो है उसमें गिरावट आएगी. मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव और कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है या परिवर्तन अनुपात के कानून क्या है वो हम देखते हैं इसके अंदर. Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other input fixed, total product initially increase at increasing rate and then decreasing rate and finally at negative rate. जैसे हमने अभी पिछले टेबल में ही पढ़ा है कि अगर हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, एक फैक्टर को हमेशा चेंज करते हैं और बाकी फैक्टर्स को या बाकी इनपुट्स को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं लाते, तो उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो सबसे पहले उसकी वैल्यू में, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ेगा बढ़ती दर पर. उसके बाद वो बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, घटती दर पर बढ़ेगा, और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा. मतलब अगर हम दो फैक्टर्स को, दो साधनों को यूज़ करके उत्पादन करते हैं जिसके अंदर एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर या स्थिर साधन जो है उसको हम हमेशा फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस लाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी उत्पादन होगा या टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट जो होगा, सबसे पहले वो बढ़ेगा बढ़ती दर पर, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर बढ़ेगा तो सही लेकिन घटती दर पर, मतलब डिक्रीजिंग रेट पर, और उसके बाद वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा. परिवर्तन उत्पादन के कानून में कहा गया है कि जैसे ही हम अन्य इनपुट को बनाए रखने के लिए केवल एक इनपुट की मात्रा में वृद्धि करते हैं, कुल उत्पादन शुरू में बढ़ती दर में वृद्धि करता है, फिर घटती दर में, और फिर नकारात्मक दर में चले जाता है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो ये बोलता है कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और उस टाइम पे हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कुछ फैक्टर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो एक ही चीज़ों को चेंज करके बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रख के अगर हम एक ही चीज़ों में या एक ही इनपुट में चेंजेस ला रहे हैं, वृद्धि ला रहे हैं, तो उसके वजह से जो हमारा कुल उत्पादन होगा, जो टोटल प्रोडक्ट होगा, शुरुआती में वो बढ़ेगा इंक्रीजिंग दर पर, मतलब इंक्रीजिंग रेट पर या बढ़ती दर पर,
फिर उसके बाद घटती दर पर, जिसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद वो डायरेक्टली नेगेटिव रेट पे आ जाएगा या नकारात्मक दर पर आ जाएगा। हमने पिछले वाले टेबल पे भी देखा है कि उस टाइम पे हमने फिक्स फैक्टर्स जो थे उसको कांस्टेंट रखा था क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आते। वेरिएबल फैक्टर्स जो थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट निकला था और उसके बाद हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था। तो पहले जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था वो बढ़ रहा था। पहले क्या हुआ था, वो बढ़ रहा था बढ़ती दर पर। कैसा था वो, 10 24 40 50, फिर उसके बाद 57 और 52। तो पहले वो क्या कर रहा था, बढ़ती दर पर बढ़ रहा था। जब वो बढ़ रहा था तो दो नंबर्स के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, उसमें वृद्धि काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो पहले बढ़ रहा था बढ़ती दर पर। दूसरी बार में भी वो बढ़ेगा लेकिन घटती दर पर, मतलब जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होंगे, उनके जो बीच में जो गैप होंगी वो बहुत कम होंगी। उसके बाद वो ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी ज़ीरो नहीं होगा, उसके बाद वो नेगेटिव में चले जाएगा या नकारात्मक दर पर चले जाएगा। इस लॉ को या इस कानून को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल बने हुए हैं और उस टेबल पे सबसे पहले हमने लैंड लिया है। जो लैंड है वो हमारा फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर का मतलब है ये स्थिर साधन है। लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब परिवर्तनशील साधन है। टोटल प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सीमांत उत्पादन। तो आप देख सकते हैं जो पहला फैक्टर है, जो फिक्स फैक्टर है जिसमें हमने लैंड लिया है, वो कांस्टेंट है, उसके नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। 1 1 1 1 1 सब कुछ जो है 1 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल फैक्टर्स जो लेबर है, जो श्रम है, उसके अंदर उसके यूनिट्स में चेंजेस किए गए हैं, उसमें इकाई में चेंजेस किए गए हैं। पहला एक ही लेबर को यूज़ करके हम 2 प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन उसके बाद 2 लेबर आ गए और 5 प्रोडक्ट बनने लगे। फिर 3 लेबर आए तो 9 प्रोडक्ट बनने लगे। 4 लेबर से 12 प्रोडक्ट बने, 5 लेबर से 14, 6 से 15, 7 से 15 और 8 से 14। ये तो हमारा कुल उत्पादन हुआ, टोटल प्रोडक्ट हुआ। मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे पहला वाला टोटल प्रोडक्ट से निकालेंगे। पहला वाला टोटल प्रोडक्ट कितना है, 2, तो पहला वाला मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन भी 2 ही रहेगा। दूसरा वाला मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम टोटल प्रोडक्ट की जो संख्या होती है उसको माइनस करते जाते हैं। तो पहला वाला 2 है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट दूसरा वाला क्या है, 5। तो 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा और वो 3 हमारा दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट जो 5 वाला है उसको 9 से माइनस करना है। 5 माइनस 9 तो 4 आ जाएगा। ऐसे करके हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उसी अकॉर्डिंग हम हमारा रिलेशनशिप निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट के बीच में। तो आप देख सकते हैं हमारा पहले फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 से 4। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले फेज में बढ़ा, पहले 2 था, फिर 3, फिर 4। तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है या सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है बढ़ते क्रम में। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ते क्रम में तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है बढ़ते क्रम में। उसी अकॉर्डिंग हम हमारा टोटल प्रोडक्ट देखेंगे तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, 2, 5 और 9। 2 के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट 5 हुआ, 5 के बाद 9 हुआ। तो ये बढ़ रहा है और बढ़ कैसे रहा है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग रेट में। सेकेंड फेज देखो तो सेकेंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लगा, गिरने लगा। 4 के बाद वो डायरेक्टली 3 हो गया, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो ये क्या हुआ, इसमें गिरावट आने लगी। उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो घटते क्रम में बढ़ेगा, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे। घटते क्रम में इसका मतलब ये नहीं है कि घट जाएगा, उसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। इसका मतलब ये है कि दो नंबर्स के बीच में जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट पहला वाला 2 था, 2 के बाद डायरेक्टली 5 प्रोडक्ट बनने लगे, 5 के बाद 9। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंस जो है नंबर के बीच में वो ज़्यादा है, गैप क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में। और घटते क्रम की मतलब है जब हम
दो चीज़ों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखते, 2 यूनिट्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घटने लगा, गिरने लगा, जैसे कि 3, 2, 1, तो उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो सही, वो 9 से 12 हुआ, 12 से 14, 14 से 15, वो बढ़ा तो सही लेकिन कैसे बढ़ा? घटते क्रम में। आप देख सकते हैं 12 से 14 में कितने की गैप है? 2 की गैप है। 14 से 15 में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है? घटते क्रम में बढ़ रहा है। थर्ड फेज़ देखें तो थर्ड फेज़ में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया और नेगेटिव हो गया। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट 15 था और जब 0 हुआ तो टोटल प्रोडक्ट भी उस टाइम पे 15 ही रहा। मतलब जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट जो है वो एक तो सबसे ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम। आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम संख्या कौन-सी है? 15 ही है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऊपर वाला डिजिट भी 15 है, नीचे वाला भी 15 ही है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चले गया, जब इसका मतलब है -1, तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होने लगा? गिरने लगा। 15 से देखो वो 14 पे आ गया। -1 जब हुआ तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 15 से 14 पे आ गया। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम एक फैक्टर में चेंज करते हैं, बाकी सब फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है या कुल उत्पादन जो है वो पहले बढ़ता है बढ़ती दर पर, मतलब इंक्रीज़ होता है इंक्रीज़िंग रेट पर, फिर बढ़ता है लेकिन घटते दर पर, मतलब डिक्रीजिंग रेट पर, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है और नकारात्मक दर पर चले जाता है।